हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर विकास कुमार साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर इन भारती कॉलेज ऑफ फार्मेसी। लास्ट टाइम हमने दो वीडियो जो है वो इन पेशेंट डिपार्टमेंट के अंतर्गत कंप्लीट किया था। आगे हम इसको और कंटिन्यू करेंगे क्योंकि आईपीडी जो है हॉस्पिटल डिपार्टमेंट का बहुत ही मुख्य और यूज़फुल डिपार्टमेंट है, इसलिए इसको हम 3-4 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो थोड़ा सा इससे रिलेटेड क्विक रिवीजन करा देता हूँ मैं। इन पेशेंट डिपार्टमेंट वह डिपार्टमेंट होता है जिसके अंतर्गत किसी पेशेंट को एक दिन या एक दिन से अधिक या 24 घंटा से अधिक उसको एडमिट होना पड़ता है। इसमें डिफरेंट पेशेंट आते हैं जो कि आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में अपना इलाज नहीं करा पाते, जो सक्षम नहीं होते, उनको हम इन पेशेंट डिपार्टमेंट में इमरजेंसी केसेस हो गए या अदर्स केसेस हो गए, उसको हम इन पेशेंट डिपार्टमेंट में लेते हैं। इन पेशेंट डिपार्टमेंट में जो नर्सिंग स्टेशन है उसकी मुख्य भूमिका होती है, एज वेल एज द फार्मेसी स्टेशन या फार्मासिस्ट इज आल्सो प्ले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल फॉर डिलीवरिंग द ड्रग टू देयर पर्टिकुलर एरिया। जो फार्मासिस्ट होता है वह भी जो है वो मुख्य भूमिका निभाता है कि वो जो ड्रग होता है उसको राइट टाइम में राइट प्लेस पे राइट पेशेंट को देने के लिए। और उसके बाद हमने पढ़ा डिफरेंट जो इन पेशेंट डिपार्टमेंट हैं उसके फंक्शंस देखे, और जो इन पेशेंट डिपार्टमेंट है उसका किस तरीके से लोकेशन होना चाहिए, लेआउट होना चाहिए, साइज होना चाहिए, रूम का क्या साइज होना चाहिए, एक्स वार्ड होता है, वाई जेड शेप वार्ड होता है, इसके बारे में पढ़ा, उसके फैसिलिटीज़ पढ़े, फंक्शन पढ़े, एडवांटेज पढ़े, डिसएडवांटेज पढ़े। अब इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं द फैक्टर ऑफ मैनेजेरिया इशूज़, कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो प्रभावित करते हैं। मैनेजेरियल इशूज़ में स्टार्टिंग वर्क इन टाइम, प्लानिंग फॉर द लॉजिस्टिक्स, प्लानिंग एंड प्रिपरेशन फॉर ऑपरेशन, ओरिएंटेशन ऑफ नर्सिंग स्टाफ, स्टेबलाइजमेंट वार्ड routines, doctor order, and knowledge of ward duties organizations. Then planning of daily work schedule and policy. तो जो इन पेशेंट डिपार्टमेंट होता है उसको मुख्यतः ये जो कारण या फिर कारक हैं जो है वो डेफिनेटली प्रभावित करते हैं, और यह हॉस्पिटल का बहुत ज़्यादा सेंसिटिव डिपार्टमेंट होता है, जिसके कारण इसमें अधिक केयर करने की ज़रूरत होती है। सबसे पहले हम देखते हैं प्लानिंग ऑफ डेली वर्क शेड्यूल एंड पॉलिसी। तो जो इन पेशेंट डिपार्टमेंट होता है या फिर इन पेशेंट जो आता है उसके लिए जो है वो प्लानिंग करते हैं डेली बेसिस पे, जैसे उसका बेड को साफ़ करना है ना, नए साफ़ सुथरे चादर बिछाना, तकिया है कि नहीं उसका ध्यान देना, मेडिसिन पर्टिकुलरली है कि नहीं, पर्टिकुलरली पेशेंट अपने बेड में है कि नहीं, पर्टिकुलरली वह शेड्यूल वाइज अपना मेडिसिन ले रहा है कि नहीं, ये सब चीज़ देखना। उसके बाद स्टार्टिंग वर्क इन द टाइम, उसके बाद जो स्टार्टिंग हो जाता है वर्किंग, अलग अलग शिफ्ट में जो वर्किंग होता है उसको शेड्यूल बनाना, प्लानिंग फॉर द लॉजिस्टिक्स, उसके बाद प्लानिंग एंड प्रिपरेशन फॉर द ऑपरेशंस, जो भी ऑपरेशंस होते हैं उसको फॉलो करने के लिए प्लानिंग करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं और उसको एक्सक्लरेट करते हैं या फिर इम्प्लीमेंट करते हैं। द ओरिएंटेशन ऑफ द नर्सिंग स्टाफ, जो नर्सिंग स्टाफ है इसमें जो मुख्य भूमिका निभाता है
इन पेशेंट डिपार्टमेंट में। देन स्टेबलाइजमेंट वार्ड रूटीन, जो भी वार्ड का जो रूटीन्स है उसको कंटिन्यूसली करते हैं, जैसे मेडिसिन चेक करना, पेशेंट का जो मेडिसिन है समय समय पे देना, है ना। उसके बाद इसमें नाइट रिपोर्ट्स है, हैंडलिंग है, टेकिंग रिपोर्ट्स है, स्पेसिमेंस है, कलेक्शंस, nursing cares, temperature records, teachings and supervisions. They are the establishment ward routines. Then doctor orders. उसके बाद knowledge of ward duties and organization. So these factors are the managerial issues. Then the managerial issues are also there. Maintenance ऑफ इन्वायरमेंट्स, इसके अंतर्गत जो इन्वायरमेंट होते हैं, जो पेशेंट का एटमॉस्फेयर होता है वहाँ का, उसको मेंटेन करना, जैसे प्राइवेसी है, नॉइस प्रिवेंशन है, कोई ज़्यादा आवाज़ नहीं करेगा, चीखेगा, चिल्लाए नहीं, वेंटिलेशन का ध्यान रखना पड़ता है, टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर का ध्यान रखना पड़ता है, लाइट एंड डाइट दोनों का ध्यान रखना पड़ता है, क्लीनिनेस एंड टॉयलेट्स, साफ़ सफाई और जो टॉयलेट है उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। देन रिपोर्टिंग टू द हायर अथॉरिटीज़, डे इवनिंग नाइट रिपोर्ट्स। तो अलग अलग ड्यूटी के हिसाब से जो हमारे हायर अथॉरिटी है उसमें जो है वो अपना रिपोर्टिंग करते हैं। गुड वर्किंग रिलेशन एंड टीम स्पिरिट, सभी जो है वो एक टीम की तरह काम करेंगे और एक दूसरे को अच्छे से समझेंगे, तभी आगे चल के पेशेंट का अच्छे से इलाज हो पाएगा। देन मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन, फिर उसके बाद मॉनिटरिंग करना, एवोल्यूट करना कि जो पेशेंट है वह इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। ये सब चीज़ आगे चल कर देखना। टीचिंग सुपरविज़न, टीचिंग करना, सिखाना, अगर कोई चीज़ है पर्टिकुलरली पेशेंट को तो उसको सिखाना। उसके बाद ड्यूटी असाइनमेंट टू स्टाफ, जो भी स्टाफ हैं, नर्सिंग स्टाफ है, फार्मेसिस्ट स्टाफ है, उसको ड्यूटी असाइन करना, उसका वर्क बताना, उसका टाइम टेबल फिक्स करना कि वह फर्स्ट शिफ्ट है, सेकंड शिफ्ट में जाएगा, नाइट शिफ्ट कौन करेगा। इस तरीके से जो पूरे स्टाफ है इस तरीके से मैनेज करना ताकि पेशेंट को अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट और केयर मिल सके। देन रिकॉर्ड एंड मेंटेनेंस, पेशेंट कार्ड के अंतर्गत सब चीज़ को देखना है ना। पेशेंट रिकॉर्ड्स, क्योंकि मेडिसिन ले रहा है कि नहीं ले रहा है, पर्टिकुलरली उसमें डिसीज से रिलेटेड पूरे जानकारी है ना, ये सब चीज़ें रहता है। मेंटेनेंस, द रिपेयर, द ब्रेकेज, लॉस एंड कंटामिनेशंस, रिपोर्ट्स एंड बुक्स, देन प्रोविज़न ऑफ सप्लाइज, इसमें देखते हैं एडुकेट स्टोरेज, चेक मैसेज एंड वेस्टेज इंडेंट्स एंड रिसीव द इकोनॉमिक यूज़। तो जो भी मटेरियल्स हैं या फिर जो भी हॉस्पिटल्स के जो इंडेंट्स हैं या फिर वेस्टेज इंडेंट्स हैं उसको रीयूज़ करना या फिर उसको इकोनॉमिकली बनाना, यह जो है वो मैनेज इश्यूज़ के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद देखते हैं मॉनिटरिंग के अंतर्गत हम देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस होता है, उसके बाद एजुकेशन मेथड लेवल्स, हाउसकीपिंग्स, डाइट्स, इन्वेस्टिगेशंस मॉनिटरिंग के अंतर्गत आता है। रिकॉर्ड कीपिंग्स, ऑफिस स्टेशन एक्टिविटीज़, सुपरविजन्स, logistics levels, maintenance of equipment and the repairs and level patient satisfactions. So those are the contents monitoring part. Then evolution part में क्या क्या है, record keepings, supplies and distributions, exit interviews, reform means level of staff,
रेड टर्न ओवर रेट, मेडिकल एडिट ऑडिट मेडिकल ऑडिट्स, जो भी मेडिकल ऑडिट्स होते हैं, स्ट्रेटेजिक इशूज एंड गाइडलाइंस। उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग द पेशेंट केयर, कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो पेशेंट के केयर को प्रभावित करने वाले कारक हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जिसमें सबसे पहले एजुकेशन एंड रीओरिएंटेशन ऑफ स्टाफ, जो भी स्टाफ हैं इन पेशेंट डिपार्टमेंट के, उसको एजुकेट करना, उसको अधिक से अधिक एजुकेट करना, जानकारी देना, है ना, ताकि वह आगे चल के या फिर वह पेशेंट को अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट या फिर केयर कर सके। उसके बाद देखते हैं एडुकेट क्लिनिकल फैसिलिटी सर्विसेज, मतलब जो पेशेंट है उसको जो फैसिलिटीज़ दिया जा रहा है वह इस बात पर भी निर्भर करता है कि वह जो फैसिलिटीज़ है उसको लगातार मिलना चाहिए। ऐसा नहीं, फैसिलिटीज़ तो अच्छा दे रहे हैं लेकिन एडुकेट होना चाहिए जो फैसिलिटीज़ है, मतलब उसको लगातार जो है वो अच्छी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, अच्छी सर्विसेज मिलनी चाहिए, केयर मिलना चाहिए। द इफेक्टिव यूज़ ऑफ द बेड्स, जो भी बेड हैं उसका इफेक्टिव यूज़ होना चाहिए, जितने संख्या में बेड हैं उसके हिसाब से पेशेंट एडमिट होना चाहिए, है ना। तो वार्ड लॉर्ड एंड ओवर क्राउडिंग्स, और जो वर्क लॉर्ड्स एंड ओवर क्राउडिंग्स नहीं होने चाहिए। वर्कलोड जो है वो सभी मात्रा में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए इन पेशेंट डिपार्टमेंट में, ताकि जो वर्कलोड है पर्टिकुलरली किसी के ऊपर अधिक ना हो या फिर किसी के ऊपर कम ना हो। द टू मच रिकॉर्ड कीपिंग, और अधिक से अधिक रिकॉर्ड संग्रहण करके रखें ताकि आने वाले समय में भी उसके बिहाफ में हम जो है आगे आने वाले जो केसेस हैं उसको हैंडल कर सकें। देन शॉर्टेज ऑफ ट्रेन स्टाफ, अगर शॉर्टेज ऑफ ट्रेन स्टाफ हैं तब भी पेशेंट के जो फैसिलिटीज़ हैं उसमें बहुत दिक्कतें आ सकती हैं, ट्रीटमेंट में दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए उसको सॉर्ट आउट करना है। जो ट्रेन और एक्सपीरियंस स्टाफ है वह जो इन पेशेंट में बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं और बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। इंटर एंड इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं आंतरिक और बाहरी, वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं पेशेंट केयर को। विजिटर्स एंड अटेंडेंट्स, जो विजिटर्स हैं उसके लिए एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड होना चाहिए, एक सुबह एक शाम का। अगर आप अधिक से अधिक अगर पेशेंट के विजिटर्स आने लगे तो पेशेंट तो डिस्टर्ब होगा, जो नर्सिंग स्टाफ है वो भी डिस्टर्ब होगा, उसके साथ साथ जो और भी पेशेंट्स हैं वो भी डिस्टर्ब होगा। अल्टीमेटली जो पेशेंट केयर सिस्टम है वो प्रभावित हो जाएगा। शॉर्टेज एंड पिलफेरेंस ऑफ लॉजिस्टिक्स, लेक ऑफ प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशंस, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी कम नहीं होना चाहिए, जिससे कि जो है पेशेंट केयर को प्रभावित कर सकते हैं। एटीट्यूड एंड मोटिवेशन ऑफ स्टाफ, जो स्टाफ है उसका एटीट्यूड पेशेंट के प्रति अच्छा होना चाहिए, उसकी देखभाल विनम्रता से बात करना चाहिए, है ना। उसमें क्या है, पेशेंट जो है अच्छे से रिकवरी करेगा और जो है उसका जो है वो ट्रीटमेंट में वह जो है मुख्य भूमिका निभा सकता है। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर्स, 24 वाटर सप्लाई होना चाहिए, 300 लीटर प्रति बेड। फॉर द इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट शुड बी केयरफुली डिजाइन विथ एवरी
cubes, cube, cubicle having switch, one industry switch for machine, one portable X-ray, nursing light should be planned, and provision of night light, free of glare, fans and suctions, air condition, coolers, communication. There should be effective communication should between the nurse and patients and nurse and other units. तो इस तरीके से हमने देखा इलेक्ट्रिसिटी वाटर जो है 24 सप्लाई होना चाहिए, एक पेशेंट के लिए 300 लीटर पर बेड होना चाहिए, और जो है अलग अलग जैसे फैंस है, सक्शंस पंप है, एयर कंडीशनर है, कूलर है ना, ये सब जो है वो अलग होना चाहिए एज कम्पेयर टू द जो इक्विपमेंट पेशेंट के लिए लगा हो। कम्युनिकेशन जो है बहुत मुख्य भूमिका निभाता है इन पेशेंट डिपार्टमेंट में। इसमें जो है वो पेशेंट होते हैं वह अच्छे से कम्युनिकेट करना चाहिए नर्सिंग स्टेशन से, जिसमें पेशेंट को केयर करने में हमें बहुत मदद मिलती है। सो स्टूडेंट्स, इन पेशेंट डिपार्टमेंट्स में इतना सफिशिएंट है। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।